हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीज़। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 होने वाला है। और हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हुआ, और जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, और चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शट डाउन हो गया। ठीक है, ये हमने देखो। इसमें क्या है कि 3-4 पॉइंट ही पढ़ने जैसा है। कि सबसे पहला पॉइंट जो सिमिलर रहने वाला है वो क्या था कि दो ही मूवमेंट हुए थे। पहला मूवमेंट कौन सा था? नॉन कोऑपरेशन। दूसरा मूवमेंट है सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट। जो पहला मूवमेंट था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ? चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, जिससे क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शट डाउन हो गया। दूसरा सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट होगा, इसमें साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन के बाद प्रोटेस्ट होंगे इसमें भी। फिर उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। फिर लिमिट होगा, लिमिट ऑफ सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट। तो अब क्या हो, हम सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब फरवरी 1922 में जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, तो चौरा चौरी इंसिडेंट होने के बाद ये मेन कारण बना किसके लिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल होने के लिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया गया? विड्रॉ कर दिया गया। ठीक है। अब जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी थी एक कांग्रेस की ही बॉडी, मतलब कांग्रेस के अंडर आती थी। और इनका जो मेन मोटिव था वो था काउंसिल इलेक्शन जो होते थे, उस काउंसिल इलेक्शन में वापस से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। ठीक है। और बहुत सारे यंग जो लीडर्स थे, जो यंग पार्टिसिपेंट्स थे, उनका ये मानना था कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर जो भी मूवमेंट हो रहा था, जो शांति समझौता ये वो, तो उससे जो है हमारा जो इंडिपेंडेंस का सपना है वो पूरा नहीं होगा। हमें क्या होगा? और रेडिकल प्रोटेस्ट करने होंगे, और ज़्यादा इसमें क्या करना होगा? और ज़्यादा हमें जोर डालना होगा इंडिपेंडेंस के लिए। वो कौन कौन से लोग थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए। इनका मानना था रेडिकल एगिटेशन। ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस के लिए हमें क्या करना होगा? और रेडिकल होना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब हम, गांधी जी ने सोचा कि ये जो अब इस समय का जो पॉलिटिकल ऑर्डर चल रहा है, इस समय जो पॉलिटिक्स बन रही है इंडिया में, उतनी समय क्या थी इकोनॉमिक कंडीशन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, उतनी समय वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद डिप्रेशन का टाइम पीरियड था। ठीक है। डिप्रेशन में जो एग्रीकल्चरल फूड थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, उनकी जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा कम होने लगी थी। ठीक है। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें भी जो प्राइसेस थी वो क्या हो रही थी? कम हो रही थी। और उसी समय क्या हुआ? साइमन कमीशन आया। ठीक है। और साइमन कमीशन क्या था कि वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आए थे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि जो बॉडी बनाई गई थी वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स होने की वजह से इंडिया में जो थे उनका प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होगा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है लेकिन उसमें कोई इंडियन ही नहीं है। ठीक है। तो 1928 के टाइम में साइमन कमीशन इंडिया में आया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए साइमन कमीशन को लेके। उसी समय पे क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि अब क्या होगा कि हम पूर्ण स्वराज ले लेंगे। कहाँ पे? लाहौर सेशन में 1929। ये डेट था आपका, इन्होंने डेट दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या हो जाएंगे? पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से ले लेंगे। इसीलिए हम 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है। अब क्या है? पूर्ण स्वराज के लिए हो गया। अब यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। अब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते करते क्या हुआ? गांधी जी ने सोचा कि ये सही टाइम है क्या? सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट को लॉन्च करने का। अब सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट लॉन्च करने का, उसके अब सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट में क्या है? सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मतलब था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट जो है कि अब ब्रिटिशर्स के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, और जो सिविल लॉज हैं, ठीक है, जो कानून व्यवस्था है, उसे भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है।
और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करने के लिए जो मीडियम चूज़ किया वो कौन सा था? सॉल्ट। ठीक है, कि सॉल्ट जो है वो हर घर पे यूज़ होता है, और ये क्या है, एज अ सिंबल ऑफ मिडिल क्लास, एज अ सिंबल ऑफ नेशन की तरह वो यूज़ करेंगे। और उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्ट मार्च करेंगे। ठीक है, और पहला सिविल राइट जो था, ठीक है, इसे सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च भी कहते हैं। अब उन्होंने पहला कानून जो तोड़ने के लिए सोचा वो था सॉल्ट लॉ, क्योंकि उतनी समय ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जितने भी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सॉल्ट प्रोडक्शन है, वो कंट्रोल ब्रिटिशर्स करते थे और उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाते थे। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में उन्होंने ये जो दांडी मार्च स्टार्ट किया, और साबरमती आश्रम से जो दांडी वो था बीच, वहाँ तक उन्होंने क्या किया, पैदल चले। और पैदल चलने के बाद वहाँ पे पहली बार उन्होंने बॉईल करके वाटर को बॉईल किया और सॉल्ट बनाया, और सॉल्ट बनाने के बाद उसे कंज्यूम किया, और उन्होंने जो ये सॉल्ट लॉ था उसे तोड़ दिया। ठीक है, यहीं से क्या हो गया, आपका जो नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जो थे सारे रूल्स वगैरह तोड़ने थे। नॉन कोऑपरेशन में जो था वो तो था ही कि हम क्या करेंगे कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, साथ में हम फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया, टैक्सेस नहीं पे करेंगे, जो फॉरेस्ट लॉज हैं उन्हें ब्रेक करेंगे। ठीक है, सब कुछ अब क्या है कि हम जितने भी सिविल राइट्स हैं, जितने भी क्या हैं, जितने भी कानून हैं, उन्हें तोड़ देंगे। अब उसके बाद इसी के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट किया, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया ब्रूटल रिप्रेशन। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने लाठीचार्ज किया, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा पीटा। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, और कॉल ऑफ करने के साथ साथ क्या था कि गांधी और एरविन में जेल में ही एक पैक्ट साइन हुआ, और उस पैक्ट में क्या थे, उनके कंडीशंस वगैरह थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो 5 मार्च 1931 को जो उतनी समय के वाइसरॉय थे इरविन और गांधी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, और उसके सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें ब्रिटेन जाना था। तो वो दिसंबर 1931 को सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए गए, लेकिन वहाँ से उन्हें वो डिसअपॉइंट होके आए, जो उनके कंडीशंस थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही थी। और उसके बाद जैसे ही वो इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उन्होंने 1934 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रीलॉन्च किया। ठीक है, कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हम पार्ट कर रहे थे उसे अब हम फिर से करेंगे। लेकिन अब क्या था कि ये जो पूरा मूवमेंट था, इस मूवमेंट में पहले हमने देखा कि कैसे बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर कॉल ऑफ कर दिया आपने। फिर कॉल ऑफ करने के बाद आप इंग्लैंड गए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस चले आए। वापस आने के बाद आपने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फिर से स्टार्ट कर दिया। तो अब ये जो पूरा मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं एक फील्ड मूवमेंट बन गया। लोग अब पार्टिसिपेट, उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं थी कि फिर से वो क्या करें, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि जो लोगों की इच्छा थी, ठीक है, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, जो पार्टिसिपेंट अपने मूवमेंट को कैसे देखते थे कि ये मूवमेंट से उनके जो डेली लाइफ है उसमें बदलाव कैसे आएंगे। ठीक है, तो जो रिच पीजेंट थे उन्हें क्या चाहिए था कि जो टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे कलेक्ट करती है, उसे वो क्या करें, कम करें, उसे रीस्ट्रक्चर करें। ठीक है, और वो रीस्ट्रक्चर हुआ नहीं, आपने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, और वापस जब आपने मूवमेंट स्टार्ट किया तो वो जो टैक्सेस थे उसमें कोई भी रिडक्शन या फिर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इसलिए रिच पीजेंट जो थे उन्होंने इसे दोबारा उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। जो पुअर पीजेंट थे, पुअर पीजेंट को क्या था कि वो जो रिच पीजेंट थे उनके फार्म वगैरह पे काम करते थे, उनके जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनके यहाँ पे काम करते थे, और उन्हें ये था कि हम जो छोटी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का राइट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी पे हमें अपना हक मिलना चाहिए। हम जो एक तरह से लगान है वो दे देते हैं, किसको, जो रिच पीजेंट हैं उन्हें दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें इनसे छुटकारा चाहिए। और जो कांग्रेस थी वो उतनी ज़्यादा इन्हें सपोर्ट नहीं करती थी, पुअर पीजेंट्स को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं सपोर्ट करती थी?
कि उतनी समय मूवमेंट को करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आता था रिच पीजेंट के पास से, बिजनेस क्लास के पास से। और अगर वो रिच पीजेंट और बिजनेस क्लास को अपसेट कर देंगे तो उनसे पैसा बंद हो जाएगा, और उन्हें अपसेट करने का एक ही वो था कि अगर आप पुअर पीजेंट को सपोर्ट करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। ठीक है। और बिजनेस क्लास इस मूवमेंट को कैसे देख रहे थे? बिजनेस क्लास को इस मूवमेंट का पूरा देखने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, टैक्स में कटौती चाहिए थी, और वो इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते थे, फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट पे बैन लगाना चाहते थे, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके पूरे इंडिया में जो था वो सेल करना चाहते थे, ताकि उन्हें क्या हो, ज़्यादा पैसा मिले, उन्हें प्रॉफिट हो। ठीक है। और बिजनेस क्लास ने ही फीकी बनाया था। ठीक है, फीकी देखना। और बिजनेस क्लास ही जो थी वो मेन फाइनेंसर थी किसकी, कांग्रेस की। ठीक है। वुमेंस ने भी इस पार्टी से, जो ये मूवमेंट था, इसमें बहुत ऑर्गेनिक तरीके से पार्टिसिपेट किया। इसमें उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया कि उन्होंने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, फिर उसके बाद जो सॉल्ट लॉस थे उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो वुमेंस ने भी इसमें बहुत ही इंथुजियास्टिकली परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उतनी समय। लेकिन फिर इन सबको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं हुआ? क्योंकि सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट बंद कर दिया गया, और उसके बाद अब जब ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी मर्जी आप बंद कर दें, दूसरे जो उसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनकी भी तो इच्छा होगी, और उनकी इच्छा में क्या था कि उन्हें भी वो चाहिए थे वो सब, और उन्हें जब वो मिला नहीं तो दोबारा जब ये मूवमेंट आया तो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन्होंने करना बंद कर दिया, और इतना ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। ठीक है। अब क्या देखते हैं हम कि सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट के लिमिट्स क्या थे। सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट कहाँ पे लोग उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करते थे? तो बहुत बड़ी, जो एक तरह से अगर हम देखें तो जो दो क्लासेस थी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं की। जैसे उसमें पहले जो थे वो थे दलित्स, और दूसरे जो थे वो थे मुस्लिम। ठीक है। जो दलित थे उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा चाहिए था। जो एक तरह से कांग्रेस था, उस कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो जनरल थे, जो ओबीसी सेक्टर से थे, वो ओबीसी क्लासेस के थे, उनका डोमिनेंस ज़्यादा था। और जो दलित से जो अनटचेबल्स थे उनका पार्टिसिपेशन, या फिर वो पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि कांग्रेस में उन्हें जगह नहीं मिलती थी। तो उन सब के लिए आगे आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, एक अपना अलग से ग्रुप बनाया जिसमें जो दलित से, उन्होंने कहा कि हम जो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। जनरल और ओबीसी जो चाहते हैं उनसे हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। हमें क्या चाहिए, हमें एक अलग इलेक्टोरेट चाहिए। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि एक अलग कंट्री चाहिए। ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्लैशेस थे कि वो ये नहीं चाहते थे कि कंट्री डिवाइड हो, किसमें, जो जनरल ओबीसी और एससी एसटी के बीच में। तो उन्होंने क्या किया, पूना पैक्ट, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें सर्टेन रिजर्वेशन और ये सब इंट्रोड्यूस कराया गया। जिसमें रिजर्वेशन अगर हम जो देते हैं एससी एसटी को मिलता है, इलेक्शन में रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो पूना पैक्ट में क्या हो गई, अभी कंट्री इंडिपेंडेंट, मतलब कंट्री आज़ाद नहीं हुई है। ठीक है, पैक्ट पहले ही साइन हो गया था। फिर दूसरा जो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो जिन्ना थे उन्हें क्या, उन्हें भी रिजर्व सीट चाहिए थी, बिल्कुल जो दलित जैसे डिमांड कर रहे थे वैसे ही। तो और उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट, अपने लिए एक अलग कंट्री बनानी थी, मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बनानी थी। तो उन्होंने भी सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया। देखो ये जो मुस्लिम वाला जो लिमिटेशन है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो हम सबको पता है कि फिर पार्टीशन हो गया, 1947 पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद उन्होंने अपना जो एक अलग कंट्री बनाया जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा। ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर को लेके इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे चैप्टर में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वगैरह है इस कंट्री का, वो जिक्र नहीं आता उतना। जो ये दलित्स वाले हैं, पूना पैक्ट है, फिर जो पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया लिमिट ऑफ सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट।